हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर मेडिएवल हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और इसी सीरीज़ की यह 5वीं वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे तुगलक और सैयद डायनेस्टी से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQ, जिसमें हम मंगोलों से संबंधित भी एक्सपेक्टेड MCQ देखेंगे। और इसके साथ ही अगर यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। और इसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। और फ्री में स्टडी मटेरियल आदि हासिल करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमने पेपर 1 के लिए भी एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज के एक्सपेक्टेड MCQs। लास्ट वीडियो में हमने लगभग 100 क्वेश्चन देखे थे। अब उससे आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लेस गयासुद्दीन तुगलक वाज डेड बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ वुडन गेट ऑन हिम। अर्थात गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किस स्थान में हुई थी। उसका मुख्य कारण था कि उस पर लकड़ी का बना हुआ एक गेट जो कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उसके स्वागत के लिए बनाया गया था, वो टूटकर गिर गया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन है राजमुंदरी, अफ़गानपुर, दिल्ली या सिरी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात अफ़गानपुर, जो कि तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ पर ही मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल जैसे एक गेट बनवाया था। जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक उसके नीचे आया तो वह गेट टूट गया और उसके कारण गयासुद्दीन तुगलक दबकर मर गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसके पीछे मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत बड़ी चाल थी, लेकिन कुछ इसे इत्तेफाक भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर विजिटेड ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक। अर्थात इनमें से कौन सा यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। ऑप्शन है बर्नी, फरिश्ता, इब्न बतूता या टवर्नियर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात इब्न बतूता, जो कि 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था और अपनी तरफ से राजदूत बनाकर चीन भी भेजा था। और इसके साथ ही इब्न बतूता की जो पुस्तक है उसका नाम है रहला। नेक्स्ट है, हु सेड गयासुद्दीन तुगलक दैट हुनूस दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली इज़ टू फार। अर्थात गयासुद्दीन तुगलक को किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ऑप्शन है मलिक बरबक, निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन या बख्तियार काकी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात निज़ामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। और ऐसा ही हुआ, जब वह दिल्ली से बाहर आक्रमण के लिए गया तो वापस आते समय अफ़गानपुर में उसकी मृत्यु हो गई और वह दिल्ली ही नहीं पहुंच पाया और दिल्ली उससे हमेशा के लिए दूर हो गई। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू बर्नी होल सल्तनत वाज मेनली डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स। अर्थात बर्नी के अनुसार दिल्ली सल्तनत मुख्य तौर पर कितने भागों में बटी हुई थी, या मुख्य तौर पर दिल्ली सल्तनत के कितने हिस्से थे। ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। बर्नी के अनुसार जो दिल्ली सल्तनत थी वह मुख्य तौर पर 12 भागों में बटी हुई थी। और इसके साथ ही अगर प्रांत और मुक्ति की बात करें तो उसके कुल 23 प्रांत थे। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक चेंज द नेम ऑफ देवगिरी और दौलताबाद इन विच ईयर। अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद किस वर्ष रखा था। ऑप्शन है 1327, 1328, 1329 या 1330। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात 1327 मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया था, क्योंकि वह अपार धन संपत्ति के लिए बहुत ही मशहूर था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हुम ही वांटेड टू पनिश द पीपल ऑफ दिल्ली बिकॉज
दे सेंड लेटर ऑफ फुल ऑफ अब्यूजेस इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक नेम दस ही ऑर्डर टू लीव फॉर देवगिरी। अर्थात इनमें से किसके अनुसार जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह दिल्ली की जनता को दंड देना चाहता था, क्योंकि उसके नाम पर दिल्ली के लोग गालियों भरे पत्र लिखा करते थे, इसीलिए उसने देवगिरी के लिए प्रस्थान करने को कहा। ऑप्शन है इब्न बतूता, बर्नी, फरिश्ता या इसामी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दिल्ली के लोगों को दंड देने के लिए ही उन्हें देवगिरी के लिए प्रस्थान करने को कहा था। लेकिन कुछ इतिहासकार इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि जब राजधानी का स्थानांतरण किया गया तो उस समय इब्न बतूता भारत आया ही नहीं था, क्योंकि दिल्ली से दौलताबाद जब राजधानी स्थानांतरित की गई तो उसका लगभग समय था 1326 से 1327, लेकिन जो इब्न बतूता है वह भारत में 1333 में आया था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू whom he always fed up from people of Delhi hence he wanted to punish them। अर्थात किसके अनुसार वह हमेशा दिल्ली के लोगों से बहुत ही परेशान रहता था और उन पर गुस्सा रहता था, इसीलिए उन्हें वह दंड देना चाहता था। ऑप्शन है इब्न बतूता, बर्नी, फरिश्ता या इसामी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी अर्थात इसामी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के लोगों से बहुत ही दुखी रहता था, इसीलिए वह उन्हें दंड देना चाहता था। नेक्स्ट है व्हेन मोहम्मद बिन तुगलक स्टार्टेड प्रेपरेशन फॉर अटैक ऑन खुरासान देन हु वाज रूलर ऑफ खुरासान। अर्थात खुरासान पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने तैयारियां शुरू की थी। यह आक्रमण खुरासान के किस शासक के खिलाफ था? ऑप्शन है तर्मश्रीन, अबू सैयद, बहाउद्दीन गुरशस्प, बहराम किशलू खां। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात जब मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान पर चढ़ाई करने की सोची तो उस समय खुरासान का शासक अबू सैयद था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू whom when token currency was started between 1327 to 1330 AD then not only in India even in whole world there was shortage of silver। अर्थात इनमें से किसके अनुसार जब टोकन करेंसी संकेतिक मुद्रा 1327 से लेकर 1330 में स्टार्ट की गई तो उस समय भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में चांदी की कमी थी। ऑप्शन है इरफान हबीब, नेल्सन राइट, आरसी मजूमदार या हेनरी इलियट। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात नेल्सन राइट ने ही इस बारे में बात की है। नेक्स्ट है लास्ट अटैक ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वाज ऑन विच रीजन। अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक का अंतिम आक्रमण किस क्षेत्र में था? ऑप्शन है सिंध, मुल्तान, गुजरात या खुरासान। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए 1351 में सिंध के थट्टा में ही यह आक्रमण हुआ था, उसके बाद उसने कोई आक्रमण नहीं किया। नेक्स्ट है हु सेड ऑन द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट सुल्तान फ्रॉम हिज पीपल एंड पीपल फ्रॉम हिज सुल्तान इज़ नाउ फ्री। अर्थात इनमें से किसने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान अपनी प्रजा से और प्रजा अपने सुल्तान से मुक्त है? ऑप्शन है इब्न बतूता, बदायूं, फरिश्ता या बर्नी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात बदायूं ने ही ये शब्द कहे हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयड द टेम्पल ऑफ जगन्नाथपुरी। अर्थात इनमें से किसने जगन्नाथपुरी के मंदिर को नष्ट किया था? ऑप्शन है जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी अर्थात फिरोज शाह तुगलक ने ही जगन्नाथपुरी को नष्ट किया था। नेक्स्ट है फ्रॉम विच टेम्पल फिरोज शाह तुगलक ब्रॉट ओल्ड संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट इन दिल्ली। अर्थात इनमें से किस मंदिर से फिरोज शाह तुगलक संस्कृत के पुराने दस्तावेज दिल्ली लेकर आया था? ऑप्शन है जगन्नाथपुरी, ज्वालामुखी टेम्पल, बद्रीनाथ या दिलवाड़ा ऑफ आबू हिल या आबू पर्वत का दिलवाड़ा मंदिर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात ज्वालामुखी मंदिर से ही फिरोज शाह तुगलक संस्कृत की पुराने दस्तावेज दिल्ली लेकर आया था। नेक्स्ट है
who said, all officers who had died during the attack of Sindh, their all jagirs or grants is transferred to their nominees or relatives without any question, and those soldiers who had get 60% from the treasure of Gujarat and leave me, their salaries or grants will be stay at same as these were earlier because I don't want anyone has complained about me। अर्थात कि सुल्तान ने कहा था कि सिंध के आक्रमण में जो भी अधिकारी मरे हैं उनकी जगीरें उनके बच्चों के नाम और उनके रिश्तेदारों के नाम कर दिए जाएंगे बिना किसी शर्त के। और इसके साथ ही जो सैनिक गुजरात के खजाने से लगभग 60% लेकर भी मुझे धोखा देकर चले गए थे कि तनख्वाह और उनके अनुदान भी एज इट इज़ ही रखे जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझ पर कोई आरोप लगाए। ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या तुगलक गाजी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात फिरोज शाह तुगलक ने ही सिंध के आक्रमण के बाद यह बात कही थी। नेक्स्ट है, हु डिस्क्राइब्ड द सीन विच फिरोज शाह तुगलक यूज्ड टू गिव 1 टंका टू अ हॉर्स राइडर टू गेट क्लियरेंस ऑफ हिज हॉर्स फ्रॉम अर्ज। अर्थात इनमें से किसने ऐसे दृश्य की व्याख्या की है जिसमें फिरोज शाह तुगलक एक घुड़सवार को शाही खजाने में से 1 टंका देते हैं ताकि वह अर्ज से अपना घोड़ा पास करवा सके। ऑप्शन है फरिश्ता, बदायूं, अफीफ, इब्न बतूता। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात इस दृश्य की बात अफीफ ने कही है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। अर्थात इनमें से कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया है। ऑप्शन है फिरोज़ा, जौनपुर, फिरोज शाह कोटला या फिरोज़ाबाद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया है। और इसके साथ ही जो फिरोज़ा है वह हिसार में है। जौनपुर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर समर्पित है और फिरोज़ाबाद जो है दिल्ली में है। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक डिपिक्टेड द नेम ऑफ हिज सन ऑन हिज कॉइन विद हिज नेम। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज सन। अर्थात फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र का नाम अपने नाम के साथ अपने सिक्कों पर खुदवाया था, उसके पुत्र का नाम क्या था। ऑप्शन है फिरोज़ खां, मोहम्मद द्वितीय, शम्स खां या फ़तेह खां। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात फ़तेह खां का ही नाम अपने नाम के साथ उसने अपने सिक्कों पर खुदवाया था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू होम स्लेव हु रिक्रूटेड बाय फिरोज शाह तुगलक वर 1,80,000। अर्थात इनमें से किसने कहा है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो गुलामों को अपने साम्राज्य में भर्ती किया था या नौकरी दी थी उनकी संख्या 1,80,000 थी। ऑप्शन है फरिश्ता, अफीफ, बदायूं या मनुकी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात अफीफ ने ही कहा है कि गुलामों की भर्ती की गई थी, उनकी संख्या लगभग 1,80,000 थी। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक established new department which provide employment to free people in Sultanate. Another department also established by him named दीवाने खैरात which main work was। अर्थात फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग की स्थापना की थी जो कि खाली लोगों को नौकरी उपलब्ध कराती थी। और इसके साथ ही फिरोज शाह तुगलक ने विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवाने खैरात। उसका मुख्य कार्य क्या था। ऑप्शन है टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूट, अर्थात धार्मिक संस्थाओं को सपोर्ट करना। इकोनॉमिक सपोर्ट टू पुअर मुस्लिम विडो एंड ऑर्फन्स, अर्थात गरीब मुसलमानों, विधवाओं और अनाथ बच्चों की वित्तीय सहायता करना। और टू सपोर्ट आर्टिस्ट, कलाकारों को सपोर्ट करना। टू फैसिलिटेट सोल्जर, अर्थात सैनिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात गरीब मुस्लिम और विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए ही यह विभाग स्थापित किया गया था जिसमें उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती थी। नेक्स्ट है, हु डिस्क्राइब्ड फिरोज शाह तुगलक एज अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड। अर्थात इनमें से किसने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा है। ऑप्शन है आरसी मजूमदार, मोहम्मद हबीब और के निज़ामी, के एम अशरफ या हैनरी इलियट एंड एल्फिंसन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात हैनरी इलियट और एल्फिंसन ने ही फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा है।
नेक्स्ट है तिमुचिन वास अनदर नेम ऑफ हुम, अर्थात इनमें से किसका दूसरा नाम तिमुचिन था? ऑप्शन है खाजुल खान, चंगेज़ खान, अमीर तैमूर या अलाउद्दीन तर्मशीन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात चंगेज़ खान का ही जो पहला नाम था वह था तिमुचिन। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ चंगेज़ खान फादर्स, अर्थात चंगेज़ खान के पिता का नाम क्या था? अशोकई बहादुर, खाजुल खान, बोरती या ओगदी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात अशोकई बहादुर चंगेज़ खान के पिता का नाम था और इसके साथ ही जो किशलू खान था वह उसका दादा था और बोरती जो थी उसकी पत्नी थी। नेक्स्ट है हु गेव द टाइटल क खान और क खान विच मीन मोस्ट पावरफुल खान ऑफ मंगोलिया एंड चंगेज़ खान टू तिमुचिन इन 1206 AD, अर्थात इनमें से किसने 1206 ईस्वी में चंगेज़ खान को चंगेज़ खान, क खान और क खान, जिसका अर्थ होता है मंगोलिया का सबसे शक्तिशाली खान, की उपाधि दी थी? ऑप्शन है मोंकी, इल खान, यासा या कुरुलताई। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात कुरुलताई, जो कि मंगोलिया की एक बहुत बड़ी संस्था थी जिसने ही तिमुचिन को चंगेज़ खां, क खान या क खान की उपाधि से संबोधित किया था। नेक्स्ट है चंगेज़ खां adopted the policy to unite the Mongols and strengthen the Mongol Empire, which include the philosophy of Mongol lineage, culture, custom. This system और पॉलिसी known as, अर्थात चंगेज़ खान ने मंगोल एम्पायर को, साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए और मंगोलों को आपस में एकत्रित करने के लिए एक पॉलिसी अपनाई थी जिसमें मंगोलों के जो पुराने रीति रिवाज थे, उनका कल्चर था कि एक प्रथा को अपनाया था। इस प्रथा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है चगताई, यासा, नियामे बगदान, कुले मंगोलिया। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात इसे यासा कहा जाता है। नेक्स्ट है हु वाज सक्सेसर ऑफ चंगेज़ खान, अर्थात चंगेज़ खान के बाद कौन शासक बना था? उइगार, हुलागु, ओगदी या मंकी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात ओगदी जो था वह चंगेज़ खान का पुत्र था और चंगेज़ खान के बाद वही शासक बना था। नेक्स्ट है आफ्टर हुज डेथ मंगोल एम्पायर डिवाइडेड इनटू 4 ब्रांचेस, अर्थात इनमें से किसकी मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य 4 भागों में बट गया था? ऑप्शन है मोंकी, ओगदी, हुलागु या इल खान। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात मंकी की मृत्यु के बाद मंगोल एम्पायर, मंगोल साम्राज्य 4 भागों में बट गया था और मंकी का शासनकाल था 1229 से लेकर 1241 AD। नेक्स्ट है पॉलिसी अडोप्टेड बाय सुल्तान ऑफ दिल्ली टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मंगोल अटैक इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, इसोलेशन एंड इंडिफरेंस और पॉलिसी ऑफ स्ट्रगल बाय होम, अर्थात इनमें से किसने दिल्ली सुल्तानों द्वारा अपनाई गई जो नीतियां थी मंगोल आक्रमण से अपनी रक्षा के लिए या मंगोलों के खिलाफ, उसे 3 भागों में बांटा है, जिसमें इसोलेशन अर्थात अलगाववाद और इंडिफरेंस उदासीनता और अंत में संघर्ष की नीति। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है के निज़ामी, आरसी मजूमदार, मोहम्मद हबीब या आरपी त्रिपाठी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात के निज़ामी ने ही दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों द्वारा अपनाई गई जो नीतियां थी मंगोलों के खिलाफ, उसे 3 भागों में बांटा है। नेक्स्ट है हु वाज फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, अर्थात सैयद साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है खिज़र खान, अलाउद्दीन मसूद शाह, मुबारक शाह या मोहम्मद शाह। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात खिज़र खान ने ही सैयद साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी पैट्रोनाइज द याहिया बिन अहमद सरहिंदी। अर्थात सैयद साम्राज्य के किस शासक ने याहिया बिन अहमद को अपना संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन है खिज़र खान, अलाउद्दीन मसूद शाह, मुबारक शाह या मोहम्मद शाह। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात मुबारक शाह ने ही याहिया बिन अहमद सरहिंदी को अपना संरक्षण प्रदान किया था और याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने ही फिर तारीख़ मुबारक शाही लिखी थी। नेक्स्ट है हु वाज सक्सेसर ऑफ अमीर तैमूर। अर्थात तैमूर के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? ऑप्शन है सुल्तान नसरुद्दीन, शाहरुख, तैमूर द्वितीय, अल सुल्तान। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात शाहरुख अमीर तैमूर के बाद उसका उत्तराधिकारी बना था। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल का आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।